हेलो एवरीवन, कमरशाला के वर्चुअल क्लासरूम में मैं संदीप पाठक आपका स्वागत करता हूँ। आज जो है बैंक के बारे में पढ़ेंगे, कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है कि बैंक होता क्या है। देखो, कॉमर्शियल बैंक दो टर्म से बना हुआ है, एक तो कॉमर्शियल, दूसरा बैंक। तो बैंक क्या किसे कहते हैं और फिर कौन से बैंक कॉमर्शियल कहलाएंगे, मतलब कॉमर्शियल एंटिटी क्या होते हैं। तो बैंक होने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो दो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। उस डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, आपको जरूरत भी नहीं है 12th लेवल पे, उसका पूरा डेफिनेशन है कि किसको हम बैंक बोलते हैं, बैंकिंग बोलते हैं, तो उसमें तो नहीं जाएंगे। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि फॉर द बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए, बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, बैंक होने के लिए दो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ये दोनों रिक्वायरमेंट, जो दोनों फंक्शन है, ये साथ के साथ प्ले होना चाहिए। दोनों ही फंक्शन प्ले करता है कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो बैंक कहलाएगा। क्या दो फंक्शन है? पहला, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, मतलब डिपॉजिट किया आपने, तो बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है ना। इंस्टीट्यूशन कोई भी जो बैंक एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, आप बोलेंगे मैं जमा तो पोस्ट ऑफिस में भी करता हूं, क्या पोस्ट ऑफिस को भी आप बैंक बोल देंगे? नहीं। इसी के लिए मैंने क्या बोला, दोनों फंक्शन एक साथ। तो पहला फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी आउट ऑफ दीज डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया उसको जो है लेंड करना, मनी लोगों को लोन देना, या तो जो लोन नहीं दे पाए बचा हुआ अमाउंट को इन्वेस्ट करना। लेकिन आपको दो रखना है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी, या एडवांसिंग ऑफ लोन आप बोलिए, है ना। लेंडिंग ऑफ फंड, जो भी बोले, लेंड करना मतलब किसी को लोन देना। दो फंक्शन, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। एलआईसी जो है लोन देती है लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं। कौन सी डिपॉजिट? चेकेबल डिपॉजिट। दोनों काम नहीं करती है तो वो बैंक नहीं कहलाएगा। बैंक होने के लिए दो, क्योंकि ऐसे नहीं तो आप अगर बोले ना ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जो या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है या तो लोन दे रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, दोनों ही फंक्शन जब एक इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करेगा तो क्या कहलाएगा? बैंक कहलाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी आउट ऑफ दीज डिपॉजिट्स। अच्छा, इसके अलावा बैंक इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करता है ना, करेगा। अच्छा ठीक है, तो अब तो बैंक समझ गए। अब कॉमर्शियल किसे कहते हैं? जब जो भी कॉमर्शियल एंटिटी होती है किसे कहेंगे? कॉमर्शियल एंटिटी, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन या कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी या इंस्टीट्यूशंस होती है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। किसके लिए? जो कॉमर्शियल एंटिटी होगी प्रॉफिट के लिए काम करेगी। तो अब देखो कॉमर्शियल एंटिटी प्रॉफिट के लिए, बैंक एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी। तो अगर इसका हम डेफिनेशन बनाना चाहें, एक मीनिंग देना चाहे कि व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिशमेंट है या एंटिटी है जो क्या करती है? परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी, और कुछ पैसे रह जाए तो इन्वेस्ट भी करेगा, एंड इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए जब ये काम करते हैं, कौन सा? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लैंड करना, मनी, और ये चीजें जब इसके लिए काम करती है तो बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक कहलाती है। आप बोले इसके पास प्रॉफिट आया कहां से? तो डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किया उस पे एक इंटरेस्ट देगा जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जैसे आपका सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है ना आपको, तो बैंक ने आपके डिपॉजिट के लिए दिया। अब आपका ही पैसा किसी और को लोन देगा तो वो क्या कहलाएंगे? बोरोवर कहलाएंगे। तो जो बोरोवर है, बोरोवर से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर आपने कभी पर्सनल लोन ली होगी, होम लोन ली होगी, कार लोन ली होगी, बाइक लोन ली होगी, तो बैंक ने आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया होगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया तो बैंक के पास ये आया, बैंक का रेवेन्यू। ठीक है, और बैंक ने जो पैसा, ये पैसा दिया कहां से आपको? डिपॉजिटर्स का जो पैसा था, जो लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया वो पैसा दिया। तो जिन्होंने पैसा जमा किया उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। जैसे बैंक अभी 3 से 4% के रेट से आपका सेविंग डिपॉजिट पे देती है, और आपका बैंक लोन कैसे देती है? पर्सनल लोन 11-12% से चालू होता है और आगे चलता है, ऐसे ही डिफरेंट है। तो बैंक ने मान लो सपोज 10% इंटरेस्ट चार्ज किया बोरोवर से और आपको दिया 3%। तो ये जो बीच का गैप है, 10% चार्ज किया मतलब आया उसके पास, 3% आपको दे दिया मतलब चला गया, एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, कॉस्ट बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा कि आपका रेवेन्यू जो 10 रुपया आया, 10% आया, और कॉस्ट जो 3% गया, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपका बीच में क्या आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? 7%। इसको बैंकिंग टर्म्स में बोलते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं? स्प्रेड, SPRED, स्प्रेड। की मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो चार्ज दे रहा है डिपॉजिट पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोरोइंग से चार्ज कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है वो ज्यादा है किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिपॉजिट पे दे रहा है। तो ये बीच का जो अमाउंट आया वो आया आपका स्प्रेड, जिसको हम बोलते हैं बैंक का प्रॉफिट है। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि बैंक का जब हम फंक्शन देखेंगे तो बैंक जो है बेसिकली फंक्शंस में दो ब्रॉडली डिवाइड कर दो तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब भी हम प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं ना,
तो प्राइमरी फंक्शन जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो करेगा ही करेगा, और सेकेंडरी वाले में क्या है जो सप्लीमेंट्री फंक्शन अलग से और परफॉर्म करे, इसेंशियल फंक्शन नहीं है लेकिन वो सप्लीमेंट्री फंक्शंस है ना। और फंक्शंस किसको बोलेंगे, जो कोई भी फंक्शन जब भी हम बात करेंगे, हमने मीनिंग वाले जब वीडियो देखे उसमें भी फंक्शंस की बात की थी, मैंने एक्सप्लेन किया था। फंक्शन मतलब होता है कि क्या रोल प्ले कर रहा है, वो क्या यूटिलिटी को फुलफिल कर रहा है। तो बैंक क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, तो पहला प्राइमरी फंक्शन में आ जाएगा कि एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर, ये प्राइमरी फंक्शन है। अच्छा, दूसरा एडवांसिंग ऑफ लोन। अच्छा, अब प्राइमरी फंक्शन जब हम एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स में आए तो बैंक मेजरली तीन तरह के डिपॉजिट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको और भी बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन मेजरली आप तीन तरह के डिपॉजिट्स में कैटेगराइज करेंगे। एक तो है करंट अकाउंट डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट नाम से ही पता चलता है कि आपने डिपॉजिट किया और जब भी चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। आप एटीएम से जाके पैसा निकाल ले, चेक इशू करके निकालें, इसी के लिए इसको हम चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। जब आप चेक इशू करेंगे किसी को तो बैंक को फोन के पूछेंगे नहीं क्या मैं चेक इशू करूं ना करूं, आप क्या आपके अकाउंट में बैलेंस है, आपने चेक इशू कर दिया, तो ऐसे डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट या चेकेबल डिपॉजिट। इसका क्या एग्जांपल है, करंट अकाउंट। अच्छा, ये तो हो गया डिमांड, जब भी चाहे कस्टमर जब भी डिमांड करेगा बैंक को पैसा वापस देना पड़ेगा, मतलब ऑन डिमांड बैंक को पैसा देना पड़ेगा, बैंक मना नहीं कर सकता है आपको, है ना। ये होगा डिमांड डिपॉजिट। दूसरा क्या होगा, दूसरा है कि एक होता है टर्म डिपॉजिट, TERM टर्म, या जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। मतलब एक टाइम पीरियड के लिए वो अमाउंट क्या हुआ, फिक्स हो गया। मतलब बैंक जो है आपको उस टाइम पीरियड में फिक्स हो गया, उससे पहले पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालेंगे तो पेनाल्टी लगेगी, जिसे होता है फिक्स डिपॉजिट, FD, रिकरिंग डिपॉजिट, RD। अब जब FD आप तोड़वाते हैं उसकी मैच्योरिटी से पहले तो बैंक आपको पेनाल्टी चार्ज करेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं तोड़वा सकते, पैसा निकाल ही नहीं सकते, लेकिन पेनाल्टी चार्ज करेगा। तो जो एक टाइम के लिए, जितने दिन के लिए भी आपने फिक्स डिपॉजिट रखवाई है, वो जिसकी मैच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड टर्म, जहां भी वर्ड आएगा ना, आप इकोनॉमिक्स कॉमर्स में जहां भी टर्म वर्ड आएगा, कहीं पे भी, मैं इकोनॉमिक्स कॉमर्स की बात नहीं कर, जहां भी TR टर्म का मतलब होता है टाइम की बात कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स हो गया तो उसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, जिसमें FD और RD आ जाएगा। और डिमांड डिपॉजिट में हमने क्या बोला, डिमांड डिपॉजिट जब भी चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं मनी, इसमें करंट अकाउंट आ गई। आप बोलेंगे सेविंग अकाउंट की क्यों नहीं बात करें। तीसरा टाइप है सेविंग अकाउंट का। अच्छा, सेविंग अकाउंट में ना दोनों के ही फीचर है, टाइम डिपॉजिट वाला भी, मतलब क्या बोलते हैं आपका डिमांड डिपॉजिट वाला भी फीचर है और टाइम डिपॉजिट वाला भी फीचर है। डिमांड डिपॉजिट वाला क्या फीचर है, सेविंग अकाउंट से आप ATM से जब चाहे पैसे निकाल लेते हैं। सेविंग अकाउंट में भी आप चेक इशू कर सकते हैं, इसलिए सेविंग अकाउंट को भी चेकेबल डिपॉजिट बोलते हैं, है ना। और दूसरा आप बोलेंगे फिर टाइम डिपॉजिट वाला बताओ कौन सा फीचर है। सेविंग अकाउंट में एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, MAB जिसको बोलते हैं मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपने वो मेंटेन नहीं की तो आपको पेनाल्टी लगती है कि नहीं लगती है मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की। तो क्या हुआ, जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस है, मान लो सपोज आपने ICICI बैंक में अकाउंट खुलवाया, उसने बोला 10,000 आपका मंथली जो है आपको अकाउंट में हमेशा बैलेंस मेंटेन करनी है, तो ये क्या होगा, मिनिमम अकाउंट बैलेंस की 10,000 तो आपको मेंटेन करनी ही है। 10,000 से कम हुआ तो पेनाल्टी चार्ज करेगा। अब 10,000 के जो ऊपर वाला अमाउंट है, मान लो 15,000 है, तो 5,000 आपका डिमांड डिपॉजिट वाला है। 5,000 को जब चाहे आप चेक से, ATM से निकाल सकते हैं, या किसी को क्या बोलते हैं फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, NEFT वगैरह। लेकिन जो 10,000 वाला अमाउंट है, इसको नहीं निकाल सकते हैं, इसको हमेशा मेंटेन करना। तो इसमें एक कंडीशन आ गई नहीं, टाइम पीरियड या इसकी फिक्सेशन आ गई नहीं, ये फिक्स्ड हो गया, इसको आप नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं, विड्रॉ करेंगे तो पेनाल्टी लगेगी, सेम जो फिक्स्ड डिपॉजिट वाला। तो सेविंग अकाउंट में दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का। तो इसी के लिए इसको हम चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं और टाइम डिपॉजिट वाली दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आपका चेकेबल डिपॉजिट आएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चेकेबल डिपॉजिट कौन सा है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, है ना। और दोनों को ही हम अभी 12th के लेवल पे मैंने तो बताया, वैसे वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को हम डिमांड डिपॉजिट के अंदर रखते हैं। बहुत टेक्निकली आप समझे तो सिर्फ करंट अकाउंट जो है आपका आएगा। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट आपका होता है जिसमें जो है आपका बिजनेसमैन जो अकाउंट खोलते हैं ना बिजनेस के लिए, वो करंट अकाउंट होता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट तो आप समझते हैं, हम लोग जनरली जो सेविंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। फिक्स डिपॉजिट, अच्छा फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स है ना, अमाउंट बढ़ गया तो हायर होता है। करंट अकाउंट में क्योंकि डिमांड डिपॉजिट, इस पर कोई जनरली कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जनरली मैंने बोला, कोई बैंक अगर फैसिलिटी दे दी अलग बात है। सेविंग अकाउंट में बहुत कम इंटरेस्ट होता है, 3% 4% जो होता है। तो ये बेसिकली तीन जो है आपका एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट वाले, पहला जो प्राइमरी फंक्शन का जो पहला पार्ट है,
तो अब हम लेंडिंग ऑफ मनी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो प्राइमरी फंक्शन के अंदर पहले हमने देखा एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट पहला फंक्शन, दूसरा लेंडिंग ऑफ डिपॉजिट। ये दोनों ही इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नहीं होगा तो बैंक नहीं कहलाएगा। तो लेंडिंग ऑफ मनी नाम से ही पता चलता है कि लोन देगा। बैंक क्या करेगा? लोन देगा। किस तरह का लोन देगा? शॉर्ट टर्म लोन देगा, लॉन्ग टर्म लोन देगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल में, क्योंकि ऐसा बैंक के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। मेनली तरह की कौन सी जो है बैंक जो देती है, तो मेनली आप देखिए, एक तो लोन देता है शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म लोन का हो गया जो कम टाइम पीरियड के लिए देगा। लॉन्ग टर्म लोन जो है ज्यादा टाइम पीरियड, 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए दिया तो लॉन्ग टर्म लोन आ गया। कैश क्रेडिट देती है बैंक। कैश क्रेडिट क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। कैश क्रेडिट में, लोन में, शॉर्ट टर्म लोन में और डिमांड लोन में का डिफरेंस समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, आपका कैश क्रेडिट क्या है? एक तरह का बैंक ने आपको लोन दिया, कोई भी आपका करंट एसेट है, जैसे कोई सिक्योरिटीज है, कोई शेयर्स है, डिबेंचर्स है, इसके अगेंस्ट में ये क्या हो गया? आप एक कोलेटरल की तरह काम किया, गिरवी जिसको बोलते हैं कोलेटरल, या सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, सिक्योरिटी आपने दी, उसके अगेंस्ट में, मतलब आपने कोई मान लो सपोज LIC का आपने बॉन्ड जमा किया, या आपने शेयर्स आपने कहीं किसी का लिया हुआ है, उसमें पैसे लगाए हुए हैं, तो बैंक ने शेयर के अगेंस्ट में या कोई ना कोई आपके करंट एसेट के अगेंस्ट में लोन दिया। ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, अब आपको लोन दिया तो बैंक क्या करती है कि बैंक इस वाले लोन में क्या करती है, आपको एक लिमिट सैंक्शन कर देती है कि आपको 15 लाख का लिमिट हो गया। सपोज कि बैंक में आपने 15 लाख की लिमिट आपको सैंक्शन कर दी। अब आप क्या करते हैं, 15 लाख तो पूरा एक बार में यूज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, मान लो आज आपको 1 लाख की जरूरत है, आपने यूज किया, कल 2 लाख की जरूरत है तो यूज किया, ऐसे करके अब जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया, सिर्फ उस अमाउंट पे, जो अमाउंट विड्रॉ, ध्यान रखना, अमाउंट विड्रॉन है, जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया उतने ही अमाउंट पे, जितना लिमिट सैंक्शन किया उतना नहीं, जितना आपके लिमिट सैंक्शन उतना नहीं, जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया, जो अमाउंट आपने यूज किया, सिर्फ उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसको ऐसे टाइप्स के लोन्स को हम बोलते हैं कैश क्रेडिट। क्या कैश क्रेडिट में? एक तो करंट एसेट के अगेंस्ट मिलेगा लोन, दूसरा एक लिमिट सैंक्शन होगी आपको, ठीक है, और उस लिमिट के अंदर जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया सिर्फ उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर है कैश क्रेडिट। दूसरा है आपका डिमांड लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमांड लोन। अभी हमने डिमांड डिपॉजिट पढ़ा था ना, आप डिपॉजिट कर रहे थे और आप जब भी डिमांड कर रहे थे बैंक को ऑन डिमांड वापस करना पड़ रहा था पैसा। आप कभी भी ATM से विड्रॉ कर लेते थे, बैंक से पूछने तो नहीं जाते थे, कभी बैंक में जाते थे, रिसीट भर के बोलते थे पैसा इतना दे दो, बैंक ने कभी मना किया क्या? नहीं मना कर सकता है। ऐसे ही होता है डिमांड लोन। अब देखो नाम है डिमांड लोन, मतलब बैंक जब भी चाहे, आपको एक अमाउंट दिया, बैंक जब भी चाहे आपसे क्या कर देगा, अमाउंट रिकॉल कर लेगा, फोन करेगा, बोलेगा कि XYZ आप पैसा जो मैंने आपको लोन दिया था वापस लेके आ जाइए, मुझे पेमेंट कर दीजिए। तो जैसे आप डिमांड पे जो है, ऑन डिमांड जो है पैसे विड्रॉ कर रहे थे, यही बैंक जो है आपसे ऑन डिमांड जो है कर देगा। अब इस वाले केस में ऐसा तो नहीं है ना कि क्योंकि लोन दिया एडवांस में फिर मांग रहा है, वहां तो लिमिट क्रेडिट सैंक्शन की, एक लिमिट या क्रेडिट सैंक्शन किया, यहाँ तो ऐसा होगा नहीं, पहले अमाउंट देगा फिर उसको मांगेगा। तो जो अमाउंट दिया, तो आपके अकाउंट में आप बोले मुझे 50,000 चाहिए, पूरा 50,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब उसमें से आप 1,000 यूज करिए या पूरा 50,000 यूज करिए, जो अमाउंट उसने क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में, उस पूरे अमाउंट पे ही जो है आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो दो तरह, कैश क्रेडिट और क्या बोलते हैं डिमांड लोन्स, या बाकी जितने भी टाइप्स ऑफ लोन्स हैं, आपका पर्सनल लोन, होम लोन, आपका बाइक लोन, या जो भी आप लोन्स लेते हैं, उसमें क्या कहता है बैंक आपके अकाउंट में एक पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दे। जैसे मैंने पर्सनल लोन लिया आपने 2 लाख का, तो बैंक 2 लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब उस 2 लाख को 10 दिन तक या 1 महीने या 6 महीने अकाउंट में ही रखे रहो, आप 1 रुपया भी मत यूज करो। बैंक जो है अपना इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर दिया उस दिन से, जिस दिन बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। या तो आप पूरा अमाउंट यूज करो या थोड़ा अमाउंट यूज। इसमें क्या हुआ, ये किस तरह का है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट दे दी, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन में ऐसे होता है कि क्रेडिट दे दी, है ना, और लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अब उस पे जो भी अमाउंट है उस पे पूरे पे इंटरेस्ट चार्ज किया। लेकिन कैश क्रेडिट वाले में क्या है, आपको एक लिमिट सैंक्शन किया। जैसे क्रेडिट कार्ड में भी होता है ना, क्रेडिट कार्ड जब हम यूज करते हैं उसमें एक लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड की। अब क्रेडिट कार्ड में क्या है कि जब आपने जितना अमाउंट विड्रॉ किया क्रेडिट कार्ड पे, उस पे ही इंटरेस्ट या वही आपके बिल स्टेटमेंट में बन के आएगा। मान लो मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख हो सकती है, ये हो सकता है मैंने 1 रुपया भी यूज नहीं किया, मुझे कुछ भी ड्यू नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए कि मैं क्या बोलते हैं 1 लाख यूज कर लिया, तो 1 लाख के हिसाब से ही मेरी स्टेटमेंट बनेगी, और उसमें कोई इंटरेस्ट अगर चार्ज करती है बैंक तो उस पर चार्ज करेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। बैंक ऐसे फिर बहुत सारी लोन्स होती हैं। अब इसमें भी अगर लोन्स में जाएंगे तो कुछ सिक्योर्ड लोन होते हैं,
कुछ अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, जिसके बदले में कुछ सिक्योरिटी है, जैसे होम लोन है। तो जब होम लोन लेते हैं ना, तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में जब तक आपका पूरा ईएमआई नहीं खत्म हो जाता तब तक जो है क्या बोलते हैं, बैंक क्या बोलते हैं, घर जो है बैंक के नाम पे होता है। आपने कार लिया, बैंक के नाम पे होती है, आपने ईएमआई वाला डिफॉल्ट की, बैंक उठा के ले गई। आप बाइक लेते हैं तो क्या होता है, आपने अगर लोन पे लिया है तो बैंक के नाम पे होती है। जब आपका लोन पूरा हो जाता है तो तब आपको आरसी को ट्रांसफर करवाना पड़ता है, मतलब बैंक के नाम पे थी अब आपके नाम पे करवानी पड़ेगी। तब तक जब तक आपका ईएमआई क्लियर नहीं होता, बैंक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देता, तब तक बाइक किसके नाम पे है, बैंक के नाम पे है। तो ये बेसिकली जो है लेंडिंग ऑफ मनी है। तो प्राइमरी फंक्शन में दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और लेंडिंग ऑफ मनी, ठीक है। तो अब हम सेकेंडरी फंक्शंस में जो देखेंगे, सेकेंडरी फंक्शंस में देखो क्या बताया, सेकेंडरी फंक्शन का मतलब जो सप्लीमेंट्री फंक्शन है, एडिशनल फंक्शन है। जरूरी नहीं है बैंक उसको परफॉर्म करे, कोई ऐसा नहीं कि बैंक को परफॉर्म करना पड़ेगा। आरबीआई बोलेगी ये फंक्शन क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बोलते हैं, आपको पेनल्टी लग जाएगी, ये जाएगी। आरबीआई की बात कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक जो रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है कि बैंक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस वाले को जरूरी नहीं, ये तो एडिशनल फैसिलिटी देता है ताकि कस्टमर जो है ज्यादा खुश रहे, कस्टमर उनके साथ अटैच रहे। बाकी कंपटीटर्स मतलब आप मार्केट के हिसाब से जितनी ज्यादा फैसिलिटी देंगे जितना लोग जो है आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये अलग से क्या है, एडिशनल फंक्शन देता है, जिसको हम सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं। तो बैंक जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आजकल तो वैसे सेविंग अकाउंट में है, जैसे पीएनबी वगैरह या जो जनधन अकाउंट है उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। नहीं तो जनरली सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती थी, सिर्फ करंट अकाउंट में। अभी भी अगर ओवरड्राफ्ट बोले तो प्योरली जो है करंट अकाउंट का क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, करंट अकाउंट में क्या होता है, जनरली बिजनेस, देखो आपको तो पता होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए गए, आप ध्यान रख सकते हैं मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है, उसके हिसाब से आप चेक इशू कर सकते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट को हमने चेकेबल डिपॉजिट बोला। अच्छा, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है उसके पास नहीं हो सकती है। आपने बिल्स क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ ये वाला चैप्टर पढ़ा था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें क्या देखा था कि बैंक का जो पासबुक का जो बैलेंस होता है और कैशबुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि मान लो किसी ने चेक दी, मान लो आपने मुझे चेक दी ट्यूशन फीस का, मैंने अपने ड्रॉर में रख दिया, मान लो बैंक में जाके जमा करके करा के आया, मैं अपने बैंक बुक कैश बुक में जो मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ बैंक का, उसमें लिख दूंगा कि मेरे पास इतने पेमेंट आ गए। लेकिन अब हो सकता है बैंक हॉलीडे हो जाए, नॉर्मली बैंक 2-3 दिन लगा देगा। अब आज मैंने कोई चेक इशू की तो मैंने देखो बैलेंस कितना है, जबकि चेक क्लियर तो हुआ नहीं है, मेरे अकाउंट में बैलेंस आई नहीं है। तो ये जेन्युइन जो है दिक्कतें जो है करंट अकाउंट होल्डर को, बिजनेसमैन को आ सकती है। इसके लिए बैंक क्या करती है, ताकि उनका चेक बाउंस ना हो, उन्होंने कोई चेक अगर इशू किया तो बाउंस ना हो। क्यों? क्योंकि उनके इमेज पे, उनके रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका ध्यान में रखते हुए बैंक क्या करती है कि एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। नाम से पता चलता है ओवरड्राफ्ट, मतलब जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा निकाल लेना। जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है उससे, मान लो आपके अकाउंट में 10,000 बैलेंस है लेकिन 15,000 का चेक क्लियर हो गया या 15,000 का ट्रांजैक्शन हो गया, तो क्या हुआ कि आपका 5,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने यूज किया, आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया, ज्यादा निकाल लिया, बैंक से पैसा ले लिया। अब एक तरह का लोन का काम किया कि नहीं किया, तो बैंक ये फैसिलिटी देती है। ऑफ कोर्स इस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है जितने दिन के लिए आपने अमाउंट यूज किया। तो ये हो गई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको देती है। और क्या देती है बैंक? बैंक आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें ध्यान रखा होगा, देखा होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो डिस्काउंटिंग वर्ड आपने देखा होगा कि मान लो किसी ने, सपोज कि मैंने किसी को क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि मैं पेन बेचने का काम करता हूँ, मैंने पेन बेच दिया, एक बहुत सारा पेन का 1 लाख का पेन उसको मैंने दे दिया। अब वो मेरा डेटर हो गया। अब वो डेटर रह गया, अगर उसने कुछ भी प्रॉमिस लिख के नहीं दी है, वो डेटर है, लेकिन वो क्या करूंगा, मैं उसको एक बिल बना के दूंगा, बोलूंगा इसका साइन कर दो कि आप 2 महीने, 1 महीने या 3 महीने के बाद पेमेंट करोगे। तो जैसे ही उसने साइन कर दिया तो उसके लिए होगा वो बिल पेएबल और मेरे लिए होगा बिल रिसीवेबल। और इसको हम बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब जो एक्सचेंज के बदले में उसने मुझे मनी नहीं दी, एक्सचेंज के बदले में क्या दी, उसने मुझे बिल दिया, बिल बना के बिल एक्सेप्ट करके दिया, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ पेमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अब ये 3 महीने के बाद ये मुझे पेमेंट देगा। अभी पैसे तो मुझे आज है, रॉ मटेरियल मुझे आज मंगानी है या पैसे की जरूरत मुझे आज पड़ सकती है, तो मैं क्या करूंगा, क्या सोल्यूशन है, मैं क्या करूंगा, या तो उसको मैं किसी अपने क्रिएटर को दे दूं, या मैं कहूंगा वो नहीं ले रहा है तो मैं जाऊंगा बैंक के पास, बोलूंगा देखो ये जो बंदा है, जो मेरा डेटर है, ये 3 महीने के बाद मुझे पेमेंट देगा, लेकिन मुझे पैसे की आज जरूरत है। तो आप एक काम करिए, 3 महीने के बाद आप उनसे कलेक्ट कर लेना ये पेमेंट और आज मुझे आप कैश दे दीजिए। तो बैंक बोलेगा हाँ कर तो दूंगा, लेकिन ऐसे फ्री में तो करूंगा नहीं, मैं कोई समाज सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं है। तो बैंक बोलेगा कि मैं कमीशन चार्ज करूंगा आपको, क्योंकि मैं पैसा एक तरह से आपको लोन ही दे रहा हूँ ना, मेरे पास पैसा तो 3 महीने के बाद आएगी, आज में जो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ एक तरह से एडवांस दे रहा हूँ। तो ये जो अमाउंट कमीशन या जो मान लो सपोज 100 रुपए का बिल है, वो तो मैं 100 रुपए की अमाउंट पे मैं सिर्फ 80 रुपया दूंगा, 100 रुपया मैं उससे कलेक्ट करूंगा, लेकिन आपको मैं 80 दूंगा। तो बिल क्या होगा, 100 रुपए की चीज 80 में आया, मतलब डिस्काउंट हुआ,
मतलब आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटिंग करवा ली, मतलब 100 रुपए की चीज के बदले में सिर्फ आपने 80 एक्सेप्ट किया। आप चीज दे रहे हैं 100 रुपए का, ले रहे हैं 80 रुपया, यही तो डिस्काउंट है ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो बैंक बहुत सारे एजेंसी का फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, एजेंसी क्या होता है, कोई एजेंट की तरह काम करे। एजेंट क्या काम करता है, एजेंट आपके बिहाफ पे कोई काम करता है। देखो एजेंसी फंक्शन, अच्छा मैं ऐसे क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये 5 पॉइंट है या बुक में है, लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान भी रखना है ना कि ये एजेंसी वाले में आएगा, किस में आएगा। तो एजेंसी फंक्शन उसी को बोलेंगे ना जो एज एजेंट काम करेगा बैंक। एजेंट क्या काम करता है, आपके बिहाफ पे कोई काम करता है, आपके बिहाफ पे आपके लिए कोई काम करता है। तो आपके बिहाफ पे क्या करता है, आपने एनईएफटी का इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को, बैंक ने ट्रांसफर कर दिए। आपने चेक दिया किसी को, आपने अपने बैंक में जाके, सपोज कि आपने में जो ट्यूशन फीस बात हुई पंजाब नेशनल बैंक की चेक दे दी, ठीक है, ट्यूशन फीस में। अब मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, मैं अपने अकाउंट में जाऊंगा, आपका पंजाब नेशनल का बैंक का चेक जो है मैं अपने अकाउंट में जमा कर दूंगा। अब मेरा बैंक तो आईसीआईसीआई बैंक है, अब आईसीआईसीआई बैंक को इस चीज को आरबीआई को भेजना पड़ेगा, आरबीआई पंजाब नेशनल को भेजेगा, फिर पंजाब नेशनल वेरीफाई होकर, मतलब आईसीआईसीआई जो है पंजाब नेशनल से पेमेंट जो है कलेक्ट करके अपने बैंक अकाउंट में लाएगा, फिर वहां से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो काम हुआ, तो बैंक ने आपके बिहाफ पे ये काम किया, ठीक है ना। ठीक है, एज एजेंट आपका काम किया, तो आपका चेक वगैरह कलेक्ट करता है पेमेंट का, कहीं और से भी पेमेंट आनी है उसको कलेक्ट करता है, ये सारी करता है। आपके बिहाफ पे किसी को पेमेंट भी करता है। आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, कहीं जाना है, तो बैंक क्या बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी काम करता है। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज सेल एंड परचेज कर सकता है। ठीक है, आपका जो है कोई सिक्योरिटीज आपको परचेज करनी है, गवर्नमेंट जो बैंक आपके बिहाफ पे, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में बैंक के थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं ना, डीमेट अकाउंट वगैरह, तो आपके बिहाफ पे सिक्योरिटीज परचेज एंड सेल्स करती है ना, करती है ना। तो क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, बैंक आपके बिहाफ पे ये कर सकता है। आपको इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी दे सकता है कि आप अपना कैसे बैलेंस मेंटेन करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका इनकम टैक्स क्या पे करना पड़े। आपको इनकम टैक्स का बहुत बार बैंक रिटर्न फाइल करने की भी कंसल्टेंसी देती है कि आप उसका आपका रिटर्न भी फाइल कर देता है, या आपको एक रिपोर्ट बना के चीजों को देता है कैसे क्या करना है। बैंक जो है आपके जगह पे जो है आपका एज अ ट्रस्टी, क्योंकि आपका उसके अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में बैलेंस है, तो उस ट्रस्ट पे रखा हुआ है, तो वो जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा बैंक का नहीं है, आपका है। एक ट्रस्ट के बेसिस पे एज अ ट्रस्टी उसको कर रहा है, या कोई भी चीज एज अ ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर आपका मदद करता है। बैंक बहुत बार लेटर ऑफ रेफरेंस देता है। मान लो सपोज आप कहीं पे करें, जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं, या किसी जैसे कैरेक्टर, जब आपका ये स्कूल से जब सारी डिग्रियां आती हैं, उसके साथ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है, लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि ये बच्चे का व्यवहार बच्चा अच्छा रहा, इसने पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, ये हो, तो क्या एज अ लेटर ऑफ रेफरेंस काम करता है आपके आगे एडमिशन के लिए। ऐसे ही बैंक लिख के देता है कि इनका ये रिकॉर्ड है, इनका मेरे अकाउंट में बैलेंस है, इतना इतना बैलेंस है, ये अच्छे कस्टमर्स है, तो एज अ बहुत बार लेटर ऑफ रेफरेंस भी साइन करके देता है। तो ये कुछ एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है, और भी बहुत सारे, ये नहीं कि ये एंड पॉइंट्स है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ जनरल यूटिलिटी का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जनरल यूटिलिटी में क्या कर सकता है, जैसे आपके बैंक जो है ऑटो डेबिट वगैरह आपका होता है, कि आपका बिजली बिल का पेमेंट कर दिया, क्रेडिट कार्ड का बिल ऑटोमेटिक डेबिट हो गया, है ना। और क्या आ सकता है, लॉकर फैसिलिटी बैंक देता है कि आप अपनी सामान जाके बैंक में, ये यूटिलिटी मतलब आपकी किसी नीड को पूरा करता है। नॉर्मल जो जनरल नीड है उसको, ये बैंक का काम नहीं है, लेकिन बैंक ये जो है आपकी जनरल नीड को पूरा करने के लिए काम करता है, तो ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये हो गया। आपको मान लीजिए आप कंट्री टू मतलब सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते रहते हैं, अब आपको वहां जाके पैसे से ट्रांजेक्शन करना है, अब उतने सारे पैसे लेके जाएंगे तो थोड़ा रिस्क है, वजन भी है, कैरी करना डेंजर है, रिस्क है, तो बैंक क्या करेगा, आपको एक ट्रैवलर चेक साइन करके दे देगा। ठीक है, अब उसके वहां के ब्रांच में जाइए, जाके पैसे आप निकाल के वहां ट्रांजेक्शन कर लीजिए। अब ट्रैवलर चेक कोई यूज भी नहीं कर पाएगा, मिसप्लेस होने का भी डर नहीं कि मान लो मिसप्लेस भी हो गया तो कोई और यूज कर लिया, आपको उतने पैसे कैरी नहीं करने पड़ेंगे। बैंक ने एक जनरल यूटिलिटी फंक्शन दे दिया कि ट्रैवलर चेक बना के दे दिए, अब वहां के जिस भी सिटी में आप जा रहे हैं, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, वहां पे आप उस चेक को जो है आप कैश करवा के फिर उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला चीज हो गया कि आपका। उसके बाद जो है बैंक और भी होता है, जैसे आपका पता है सिविल स्कोर आपने सुना होगा, तो जैसे सिविल स्कोर में क्या करता है, बैंक जो है आपकी क्या हिस्ट्री है, क्या रिकॉर्ड है, कैसे ट्रांजेक्शन कर रही है, सिविल को रिपोर्ट करता है। ऐसे बैंक भी आपका अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, हिस्ट्री, सिविल स्कोर, उसी के बेसिस पे बैंक आपको ऑफर करता है ना कि ये ऑफर देंगे, वो ऑफर देंगे, वो आपके प्रीवियस ट्रांजेक्शंस को, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए। ये तो हुआ उसके काम के लिए। ऐसी बैंक जो है आपकी क्रेडिट वर्थीनेस आपके सप्लायर को, जिसके साथ आप ट्रेडिंग करें उनको, या जहां भी जरूरत है वहां पे भी देता है। तो ये आपके क्रेडिट वर्थीनेस को जो है बताता है किसी को, जैसे सिविल को बता दिया। अब सिविल को कोई भी चेक कर लिया, तो बैंक ने ही तो बताया ना, तो बैंक आपको जो क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट का आप बोल सकते हैं कि ऐसा काम
जो है करता है, या बहुत बार आपको साइन भी करवानी किसी ट्रांजेक्शन के लिए बिजनेस में होता है कि बहुत बार बैंक एक लेटर करके दे देता है, तो कोई सप्लायर जो है उसको आसानी से जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो सप्लाई कर देता है। बहुत बार फिर बैंक जो है आपके लिए क्या बोलते हैं अंडरराइटर का भी काम करता है। क्या काम करता है अंडरराइटर? क्या होता है, जैसे मान लो किसी कंपनी ने कोई सिक्योरिटीज या कोई शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए, अब अगर उसको लगता है कि मार्केट में मेरे जो है जितने भी मिनिमम रिक्वायर्ड है लीगली, क्योंकि 90% जो है आपको सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको इशू नहीं कर सकते हैं। तो उसको लगता है कि नहीं हो सकता है, तो कोई इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक है या कोई और इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर बैंकर्स हो सकते हैं, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस सब में डील करते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, उनके पास गया, उनको वो बोलता है कि मान लो बैंक ने बोला कि आप शेयर्स इशू करिए पब्लिक को, अगर मान लो जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए अगर सबने उतना नहीं खरीदा तो मैं सारे शेयर्स आपका परचेज करूंगा। तो उसने क्या किया, अंडरराइटिंग दी। क्या की? अंडरराइटिंग का काम किया, गारंटी लेने का काम किया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं अंडरराइटर का फंक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, आप अकाउंटेंसी भी पढ़ते हैं अंडरराइटर कमीशन या अंडरराइटिंग क्या है, तो क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज की अंडरराइटिंग करता है, ये जनरल फंक्शन देता है। और अच्छा, जिसको किसी बैंक ने, ट्रस्टेड बैंक ने जो है अंडरराइटिंग कर दी है, तो लोगों का भी उस पर भरोसा ज्यादा होता है ना, उस शेयर्स में, उस डिबेंचर में, उस कंपनी में, ये करता है। उसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शन, जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करके आपको देता है बैंक ना, डेटाज वगैरह, स्टैटिस्टिक्स वगैरह आपको कलेक्ट करके देता है। तो ये सारी फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है। तो अगर हम पूरा एक ओवरव्यू करें तो क्या है, बैंक का जो फंक्शंस है मतलब जो है 2 मेजर फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। बैंक हम तब बोलेंगे जब बैंक जो है एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट और लोन देगा तब, और जो लोन देगा उस पर एक इंटरेस्ट आएगी जिसको बोले इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, और जो आपने डिपॉजिट क्या बोलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट पे किया, कम पे किया, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग पे ज्यादा पे किया, तो बीच में जो डिफरेंस आया वो बैंक का है स्प्रेड, और यही बैंक के लिए प्रॉफिट की काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंडरी फंक्शन है उसमें हमने देखा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, है ना। तो इसके साथ हमारा क्या हुआ, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक जो है कंप्लीट हुआ। आगे की क्लास में हम जो है सेंट्रल बैंक को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।